नमस्कार मित्रों। जयपुर काव्य साधक परिवार में आज डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक कॉलेज शिक्षा संस्कृत में आप सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर आप एक कवि हैं। और कवि के लिए विशेष रूप से हमारे नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं मानता हूं कि कवि सौभाग्यशाली इसलिए है कि कोई परम सत्ता, परम शक्ति अपनी प्रेरणा से, अपने आशीर्वाद से उसको माध्यम बनाकर लिखाती है। इसलिए आप माध्यम हैं और उस माध्यम को मैं नमन करता हूं। आपकी जो विशेष रूप से कृति आज हमारे पास है, मिलना मनुज से, मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश जी कि इस कृति में विशेष रूप से आपने हमारी सृष्टि, हमारे परिवेश और हमारे पूरे वातावरण को समग्र रूप से आपने अपनी कविताओं में समाविष्ट किया है। इनको आपने अपना विषय बनाया है और छोटी छोटी कविताओं में जो गहन आपने आध्यात्मिक तत्व हैं, कहीं पर्यावरणीय आपने बातें हैं, उनको समावेश करके इस कृति को बहुत ही एक उपयोगी बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जब हमारे पाठकों के हाथ में ये कृति जाएगी तो इस कृति का और भी इसका मूल्य सामने आएगा, समाज को एक बड़ी योगदान होगी। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक जी से इनकी इस कृति के बारे में, मिलना मनुष्य से। तो मैं सीधा सीधा प्रश्न करता हूँ, मिलना मनुष्य से है क्या पारिक साहब? ये क्या सोचकर आपने ये सब कुछ सृजित किया है, लिखा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मिलना मनुज से, ये मेरी कोई कवि होने की चाह से प्रेरित लिखी गई कृति नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपको, मुझे कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं कोई कवि हो जाऊं या मुझे कोई विख्यात कवि माना जाए। ये मेरे केवल एक बेचैनी के उद्गार हैं जो मेरे अंदर से निकले हैं, और मैंने कुछ महसूस किया, कुछ अनुभव किया चारों तरफ पर्यावरण में। तो मुझे लगा कि कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं, उसमें मेरी माँ संस्कृत है, वहाँ से मेरे भाव आए हैं। उन बातों को मैं किस तरह से जीता हूँ और किस तरह से संप्रेषित कर सकता हूँ, इसलिए मेरे मन में जो उद्गार थे उनको मैंने कुछ शब्दों को जोड़ने की एक चेष्टा की है। उस चेष्टा को ये एक पुस्तकाकार रूप मिला है। बस मिलना मनुष्य जो है वो मनुष्य जीवन, कहते हैं कि नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जो अंतरतम है उसमें ईश्वर का निवास होता है। तो मनुष्य जो श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ चर अचर और जो परमात्म तत्व है वो मनुष्य के चारों ओर पर्यावरण में व्याप्त है। तो मनुष्य के लिए संवेदनशील होना, मनुष्य के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, ये जो मेरे अंदर की एक बेचैनी थी, एक उसको उद्गार के रूप में जो प्रस्तुति है वही मिलना मनुष्य है। उसमें हमारे पर्यावरण से संबंधित भी हो सकता है, उसमें हमारे जो मनुष्य का जो आंतरिक ढांचा है, उसके जो दुख दर्द हैं उनसे संबंधित भी हो सकता है, मनुष्य जीवन की संवेदनशीलताओं के विषय में भी हो सकता है, अध्यात्म जो उस मनुष्य की मनुष्यता को ऊपर लेकर आता है उससे संबंधित भी हो सकता है। मनुष्य जीवन दर्शन जो है, वास्तव में मनुष्य जो है उसका एक कोई जीवन दर्शन है, वास्तविक उसका स्वरूप है, उसके अनुसार कैसे हम कुछ जीने का अभ्यास कर सकते हैं, उससे संबंधित भी हो सकते हैं विषय। ये सारे विषय इस मिलना मनुष्य में, उस मनुष्य से मिलना चाहते हैं मनुष्य कि जो इस तरह का जीवन पद्धति अपनाना चाहता है और जो इतना संवेदनशील होना चाहता है और जो कुछ मनुष्यता की श्रेणी में आना चाहता है, वही मिलना मनुष्य है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। और विशेष रूप से जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस सृष्टि का प्राणी है मानव भी जी, लेकिन उस परम सत्ता ने, उस ईश्वर ने इस मानव को कुछ विलक्षण प्रतिभाएं दी है। उस प्रतिभाओं की वजह से ही हम आम जो जीव जंतु जिनावर और प्राणी जो है उन सब से हम अलग हैं। और वही जो अलग पन है,
ये मनुष्य को एक श्रेष्ठ बनाता है पूरी सृष्टि के अंदर। जी तो उस श्रेष्ठता को विशेष रूप से हमारे चिंतक, विचारक, मनीषी लोग जो हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपना चिंतन देकर पूरे विश्व को आज मानव सभ्यता को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उनमें सब ये घटक काम करते हैं। जी मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में बहुआयामी है। मैंने देखा है कि आपकी ये जो पुस्तक है इसमें जितने भी विषय हैं आपने शायद ही कोई विषय ऐसा छोड़ा होगा जो कि इस मानव समाज के, हमारी सृष्टि के, हमारे पर्यावरण के इर्द गिर्द न घूमता हो। आपने उसको समेटने की कोशिश की है। जी तो आखिर में ये सृजन, ये विषय कैसे आपके मस्तिष्क में सृजित होते हैं और किस तरह से आप ये कविताएं गढ़ लेते हैं? वास्तव में ये एक जो है, ये एक अनुभव करना और मनुष्य के बारे में अनुभव करना, दूसरे के विषय में परमेश्वर देखना, उस तरह की जो बात है, मैं ये नहीं मानता कि मैं किस तरह से इसको देखता हूं, लेकिन जो संवेदनशीलता है आपके पर्यावरण के प्रति, जो आपकी संवेदनशीलता है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, आपका दृष्टिकोण क्या है, उस दृष्टिकोण से प्रेरित, और दूसरा आपके जो आपका पारंपरिक रूप से जो आपको अध्ययन मिला है, उस अध्ययन से उसको जोड़कर जब देखा गया तो उस दृष्टिकोण में जो उद्गार निकले, वो दृष्टिकोण के जो उद्गार हैं वही मिलना मनुष्य में है। और उस उद्गारों में वास्तव में जीवन को सार्थक करने वाली जो बातें हैं वो एक उपदेशात्मक रूप में भी हो सकती हैं, पर वो कहीं न कहीं हृदय से निकली हुई बातें हैं। और चूंकि जो जीवन है, जो कार्य कर रहा हूं वो भी एक शिक्षक का है, तो कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। शिक्षक को हमेशा अध्ययन और प्रवचन, प्रबोधन, बोलना है, कुछ कहना है, तो शिक्षक को चुप नहीं रहना है, शिक्षक को बोलना ही है। स्वाध्याय और प्रवचन दोनों बातें शिक्षक के लिए उपनिषद में कही गई हैं। तो उस जागरूकता से और उस चिंतन से प्रेरित जो उद्गार हैं वो अनौपचारिक रूप से इस मिलना मनुष्य में समाहित हुए हैं। वो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, धर्म, दर्शन, मानवता, और जो प्रकृति और प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य, दार्शनिकता, ये सब चीजें इसमें आ गई हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि ये जो हमारी दृष्टि है ये सृष्टि को क्रिएट करती है जी और उससे समष्टि जो है वो पूरी प्रभावित होती है, उसकी अच्छाइयाँ, उसके सब कुछ एक देखते हुए, और ये सारा कुछ सृजन चलता है। तो इस सृजन को आपने विशेष रूप से समाज के साथ जोड़ा है और मैंने देखा है सभी विषयों में बहुत खूबसूरती से आपके ये सब विषयों में। लेकिन कहीं कहीं मैंने महसूस किया है कि इसमें उपदेशात्मकता के पुट कुछ अधिक हो गए हैं। जी तो ऐसा कैसे हुआ कि आपके जो इस चिंतक के ऊपर कहीं न कहीं मुझे जो एक उपदेशक की भूमिका भी नजर आ रही है? क्या आप कहना चाहेंगे? ये जो आपने सही कहा है कि जो इस तरह का चिंतन होता है, उस चिंतन में और जो जीवन में जी रहा हूँ शिक्षक का, उसमें कुछ न कुछ शिक्षकोचित बातें जरूर आती हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। वो चिंतन दार्शनिकता से प्रेरित है तो ऐसा होना चाहिए, ये बात उसमें अवश्य आएगी, उसको खुला नहीं छोड़ सकते। वो उसको एक समझ लो कि ये मेरा एक शिक्षक धर्म है, इसके नाते उसमें कुछ उपदेशात्मकता आई है और वो स्वभाव से दूर नहीं है। कवि ने कहा है ना, कविता न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बिल्कुल तो सही है, वो ठीक है। और ये जो है समाज को दिशा देने का काम हमारी कविताएं करती जी हैं। जी जी। लेकिन इसके अंदर मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बिल्कुल सपाट तरीके से कुछ छंदों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें आपने कुछ छूट ले ली है। हमारे जो इसमें कड़ाई से छंद शास्त्र को देखते हैं, व्याकरण को देखते हैं, हो सकता है आप वहाँ उनकी आलोचना से नहीं बचें, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि कविता में कुछ न कुछ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। आपने इसके अंदर कई तरह के छंदों का प्रयोग किया, आपने घनाक्षरियाँ भी लिखी है, आपने कुंडली छंद भी लिखा है,
आपने दोहों में भी लिखने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि वार्ताएं तो चलती रहेगी ओम प्रकाश जी, कुछ आपकी कविताओं का आप पाठ करें तो जी हमारे जी जो पाठक हैं, हमारे श्रोता हैं, वो लाभान्वित हो सकेंगे। जी बिल्कुल, मैं प्रस्तुत करता हूँ कुछ जो इस तरह की कविताएं हैं जो कि आज समयानुकूल हैं और उनको पढ़ने से कुछ लाभ हो सकता है, वो लाभ के लिए समाज के लिए जुड़ने के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार की कुछ कविताएं हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे मैंने कुंडली छंद लिखा है। कुंडली छंद में क्या है कि दोहा और रोला ये दोनों मिलकर के कुंडली छंद बनता है। तो इसमें व्यंग्य भी हैं कई, तो उसी व्यंग्य में देखिए आप, पोथी पढ़ साहित्य पढ़ो, पोथी पढ़ साहित्य पढ़ो, पढ़ो चाहे विज्ञान, पोथी पढ़ साहित्य पढ़ो, पढ़ो चाहे विज्ञान, होशियारी ने पढ़ी तो मिटना नहीं अज्ञान, मिटना नहीं अज्ञान, गुण को धरे ही रखना, ढेंचू ढेंचू ध्वनि ऊपरी सुनते रहना, कहे ओम मन भाई बात कर थोथी थोथी, होशियारी रख पास बगल में दबा ले पोथी। ये आजकल की जो शैली है लोगों की कि आपके पास चाहे ज्ञान नहीं हो लेकिन होशियारी होनी चाहिए, इस प्रकार उस पर व्यंग्य किया है मैंने कि लोग होशियारी से ही बहुत सारी चीजें साध रहे हैं और ज्ञान नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उस पर मैंने ये व्यंग्य किया है। एक बात चीज महसूस करता हूँ कि दो तरह की कविताएं होती है जी, एक साहित्यिक कविताएं, हम कहते हैं पुस्तक तक कविता, जी जी, वो कवि जो पुस्तक तक ही पहुंच पाए, हाँ हाँ, और एक है मंचीय कविता, जी जी, जो उस तक यानी आम आदमी तक, आम पाठक तक, आम व्यक्ति, और उसमें जन कविताएं भी शामिल हैं। जी जी जी, और मेरा ये भी मानना है कि जन कविताएं हैं, उस तक पहुंचने वाली कविताएं हैं, वो उसमें साहित्य का तत्व जो है 30% होता है, बाकी 70% जो है वो एक तरह से नाटकीयता, उसकी जो कलात्मकता है, उसका प्रस्तुतिकरण है, ये सब है। हाँ हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का मंचों पर हावी है, वहाँ साहित्यिक कविताएं जो है हमारी थोड़ी हाशिए पे चली जाती है ओम प्रकाश जी। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है, हमारी नई पीढ़ी पढ़ रही है, अच्छी कविताएं, अच्छे गीत, अच्छी गजलें वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और उसमें मेरा मानना है कि मिलना मनुज से जो ये कविताएं हैं ये समाज तक हमारे पाठकों के हाथों में जाएगी और निश्चित रूप से इसका दूर तक असर होगा। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के समापन से पूर्व आपकी छोटी छोटी एक दो रचनाएं और सुन ली जाए, तो उत्तम रहेगा। जैसे आप मंचीय की बात करते हैं, मैंने मंचीय कवियों को भी सुना है और जिस तरह से देखता हूँ उनको, तो ऐसे कवियों को मैंने सुना है जो हृदय तक जाना चाहते हैं और श्रोता के मन में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, ऐसे कवियों को भी सुना है मैंने। तो वो इसलिए संभव होता है कि कुछ उनका प्रस्तुतिकरण है और कुछ उनका जो करामात की बात कहने की एक शैली है, वो एक इसको अपनाते हैं। तो कुछ चीजें मैंने वैसी भी लिखी इसमें मनुष्य से संबंधित। तो जैसे, इस संसार की रीत को जानता हूँ, इस संसार की रीत को जानता हूँ, यहाँ की आंखों की प्रीत को जानता हूँ। आपके कवि ऐसे सुनाते हैं, मुझे कवि सम्मेलनों में पता लगता है कि वो ऐसे भी सुनाते हैं। यहाँ की आंखों की प्रीत को जानता हूँ, अंधियारे के बाद उजाला जब है आता, अंधियारे के बाद उजाला जब है आता, तब के बदले बदले मीत को जानता हूँ। फिर न कहना मैं आपका हूँ, फिर न कहना मैं आपका हूँ, मैं अपने संघर्षों के ताप का हूँ। फिर न कहना मैं आपका हूँ, मैं अपने संघर्षों के ताप का हूँ। या जो मिलते रहे मुझसे लपक कर, उन मनुष्यों के हार्दिक आह्लाद का हूँ, उन मनुष्यों के हार्दिक आह्लाद का हूँ। हाँ प्रेमी हूँ, हाँ मैं प्रेमी हूँ, किसी का अपना हूँ, हाँ मैं प्रेमी हूँ, किसी का अपना हूँ। बेचैनी है प्रेमिका हृदय में रखता हूँ, बेचैनी है प्रेमिका हृदय में रखता हूँ। उसकी कोख से जन्मता है सृजन, उसकी कोख से जन्मता है सृजन। मैं उसके उपकारों के बोध का हूँ, मैं उसके उपकारों के बोध का हूँ।
फिर न कहना मैं आपका हूं, मैं अपने संघर्षों के ताप का हूं। क्या बात है। मनुष्य हूं, मनुष्य पर लिखना चाहता हूं, मनुष्य हूं, मनुष्य पर लिखना चाहता हूं। दीप हूं, बेचैनी की बाती रखता हूं, दीप हूं, बेचैनी की बाती रखता हूं। हृदय भरा है स्नेह से, हृदय भरा है स्नेह से जिनका, हृदय भरा है स्नेह से जिनका, उनका स्नेह भरकर जलना चाहता हूं। फिर न कहना मैं आपका हूं, मैं अपने संघर्षों के ताप का हूं। बहुत इस तरह का मैंने प्रयास किया है लिखने का। नहीं, आपका जो प्रयास है वो बहुत ही एक श्रेष्ठ दिशा के अंदर जा रहा है ओम प्रकाश जी। वरना तो मैं देखता हूँ कि लोग बाग हर दूसरे तीसरे महीने कविता की किताब प्रकाशित कर देते हैं, और वो किताबें मैं समझता हूँ या तो पुस्तकालयों की अलमारियों के अंदर बंद होकर रह जाती है, या फिर वो बांटते हैं जिन्हें शायद ही पाठक पढ़ पाते हैं। जी। इसलिए कविता के जितने तत्व हैं जो कविता को रोचक बनाते हैं, एक पाठक को बाध्य करते हैं कि उस कविता को पढ़ा जाए जी। या सुना जाए, जी। वो सारे तत्व मुझे आपकी इस पुस्तक में महसूस हो रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं को और काव्य प्रेमियों को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर ओम प्रकाश जी की यह जो पुस्तक है मिलना मनुष्य से, ये आप अवश्य पढ़ें। इस किताब के जो प्रकाशक हैं वो है बोधि प्रकाशन, और मात्र 250 रुपये इसकी कीमत है। अमेज़न से भी आप ये किताब मंगवा सकते हैं। तो आज हमारी जो जयपुर काव्य साधक परिवार में पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में उपस्थित थे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक। मैं पुनः एक बार आपका आभार ज्ञापित करता हूं पारिक साहब, और आप जो श्रेष्ठ सृजन कर रहे हैं, लेखन करते हैं, चिंतन आपका जिस दिशा में है, और विशेष रूप से है हमारी जो विद्याओं के अध्येता के रूप में आप मेहनत जो कर रहे हैं, वो हमारे समाज को एक नई दिशा देगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और मित्रों, फिर मिलते हैं हम किसी और पुस्तक के साथ, पुस्तक समीक्षा पे, पुस्तक चर्चा पे। आपसे शुक्रिया, धन्यवाद।